हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके थ्रू हम जानेंगे दोस्तों कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधिनियम। मतलब कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक था कंपनी का शासन, उसके बाद आया क्राउन का शासन यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन। इसको ब्रिटिश संसद का शासन भी बोलते हैं दोस्तों। तो उसका शासन आया। तो ब्रिटिश कंपनी का शासन दोस्तों 1773 से लेकर के और 1853 ईस्वी तक उसका अधिनियम आया, शासन चला। उसके बाद दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन ने सारे शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर के उसके बाद उसके थ्रू अधिनियम बनने लगे और उसके थ्रू ब्रिटिश भारत का संचालन होने लगा और समय समय पर नए नए अधिनियम आते गए, नए नए नियम बनते गए। तो उसी के दोस्तों हम लोग जब 1858 से आज शुरू करेंगे कि आगे का कारवां 1858 से लेकर 1947 हमारा देश आजाद होने तक में क्या क्या अधिनियम आए, उसमें क्या क्या बदलाव होते गए, क्या उतार चढ़ाव आए, ये सभी पर दोस्तों आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज पॉइंट वाइज समझते हुए भी चलेंगे। दोस्तों अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो मैंने लिखा है इसी को एक एक करके लिखते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में दोस्तों जब शासन व्यवस्था लिया तो उसने भारत शासन अधिनियम 1858 फर्स्ट दोस्तों अधिनियम लाया गया। इसको दोस्तों भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, ये 1858 ईस्वी में आया था। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम फर्स्ट बार कब आया ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 1858। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए दोस्तों, क्या क्या नियम लाया गया, पूरा पॉइंट वाइज जानेंगे। जैसे कि शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। इस अधिनियम के तहत सबसे पहला जो मेन काम हुआ, कंपनी से पूरी तरह से शासन व्यवस्था ले लिया गया, छीन लिया गया और क्राउन के दोस्तों यहाँ पे क्राउन के हाथों में शासन व्यवस्था पूरा चला गया। ठीक है, उसके बाद आगे है कि भारत का गवर्नर जनरल रहता था पहले। ठीक है, 1857 की क्रांति तक जो भारत में जो शासन करते थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब शासन गया तो दोस्तों गवर्नर जनरल का नाम हम लोगों ने रखा, जैसे ब्रिटिश शासन के द्वारा रखा गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो वायसराय दोस्तों किया गया गवर्नर जनरल का नाम। और वायसराय कौन बने? फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, एक और चीज, अंतिम गवर्नर जनरल भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों एक अच्छा काम हुआ, एक बढ़िया काम क्या हुआ इसमें कि राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। मतलब ब्रिटेन और भारत को जो जोड़ने वाली सेतु थी कि उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करती थी। जैसे कि मान लीजिए वायसराय यहाँ शासन चला रहा है तो यहाँ का व्यवस्था को देख करके निगरानी करके ब्रिटेन को बताना कि हाँ यहाँ किस प्रकार से शासन है, ये सभी व्यवस्था के लिए एक राज्य सचिव दोस्तों कहा गया, स्टेट सेक्रेटरी दोस्तों उसको बोला गया, इसका पद बनाया गया ताकि वो डायरेक्ट ब्रिटेन के संसद को रिपोर्ट कर सके कि वहां पे किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस राज्य सचिव के मदद करने के लिए, उनका कार्य बहुत बड़ा भारत है तो उसको काम करने के लिए अकेले तो होगा नहीं, तो उसके लिए 15 सदस्यों को और उनके साथ दिया गया कि उनके साथ मिलकर के काम करना है। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आया। जब पूछा जाएगा कि राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के तहत आया तो भारत शासन अधिनियम 1858। ये दोस्तों हम लोगों का एक अधिनियम समाप्त हो गया है। यहाँ से हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसमें भी जानेंगे एक एक करके क्या हुआ है। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद आता है दोस्तों अपने पास यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम दोस्तों 1861। ठीक है, याद रखना है भारत परिषद अधिनियम सबसे पहले क्या आया, कब आया था, 1861 में। ठीक है, इसमें क्या क्या जरूरी चीजें हुई देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो कानूनी प्रक्रिया में भारतीय शामिल हो गए। जैसे कि कानून बन रहा है, जैसे कोई नियम बन रहा है, कानून बन रहा है, तो उसमें भारतीयों को भी कुछ हिस्से के तहत पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया, कुछ सीमित अधिकारों के साथ शामिल किया गया कि हाँ अब आप लोग भी इसमें हिस्सा लेकर के सुझाव वगैरह दे सकते हैं ताकि किस प्रकार से कानून का इंप्लीमेंट किया जाए। इस प्रकार से दोस्तों शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत।
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई दोस्तों, इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, तो ये एक व्यक्ति मान के चलिए एक केंद्र है, तो यही दोस्तों शासन न चलाए और भी लोग इसमें शामिल होकर के शासन व्यवस्था देखे, उसी को विकेंद्रीकरण बोला जाता है। कि एक केंद्र को नहीं दोस्तों, विकेंद्री मतलब बिखराव, मतलब एक आदमी ही सिर्फ शासन या एक ही व्यवस्था शासन नहीं देखेगा, अलग अलग प्रांत में भी दोस्तों शासन व्यवस्था बनाया गया उनके हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये दोस्तों भी जरूरी हो जाता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये आपको पता चला। उसके बाद दोस्तों जानते हैं आगे की बात, आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों, उसके बाद निर्वाचन पद्धति प्रारंभ किया गया। सॉरी दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं अगले प्रक्रिया की तरफ। भारत परिषद अधिनियम 1892। ये दोस्तों 1861 वाला हम लोगों का खत्म हुआ, इसमें दो काम दोस्तों इंपॉर्टेंट हुआ था। अब हम लोग आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसमें दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि निर्वाचन पद्धति प्रारंभ किया गया। मतलब कि एकदम अभी जैसे चुनाव होता है उसको वैसे नहीं लेना है कि अभी जैसे चुनाव हो रहा है उस प्रकार वहां पर चुनाव हुआ था, नहीं। जैसे चुनाव हो रहा था तो उसमें कुछ चुनाव की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया कि हाँ इसको ऐसे चुनना है, इसको ऐसे चुनना है, तो कुछ प्रक्रिया को शामिल किया गया। तो पद्धति की शुरुआत वहां से हुई। ठीक है, क्या लिखा गया है, सीमित। हम बोले क्या है, सीमित संसाधन में सीमित रूप से चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो दोस्तों सीमित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। बोलेगा कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद आगे आ जाइए, भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये डायरेक्ट बन सकता है कि भारत परिषद अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, या मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो दोस्तों 1909 याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, सबसे पहला कार्य कि वायसराय के कार्यकारी परिषद ने पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। जैसे वायसराय के कार्यकारी के परिषद होते हैं, जैसे हमने बोला राज सचिव को 5 सदस्य का एक टीम मिला जिसमें कि उनको मदद के लिए, उसी प्रकार से वायसराय के कार्यकारी के लिए एक परिषद होती थी दोस्तों। तो उस परिषद में पहले सिर्फ ब्रिटिश ही रहते थे, लेकिन उसके बाद इस अधिनियम के बाद, मार्ले मिंटो सुधार के बाद 1909 के बाद उसमें भारतीयों को भी दोस्तों शामिल किया गया, उसमें कानून बनाने में, प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने में, एग्जीक्यूशन करने में, ताकि उनकी भी भागीदारी तय की जा सके। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक एक चीज दोस्तों आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, कोई भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले भारतीय जो शामिल हुए थे वायसराय के कार्यकारिणी में, परिषद में, वो कौन थे, तो याद रखिएगा नाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये नाम आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि फर्स्ट बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में कौन शामिल हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा कार्य इसमें क्या हुआ था जरूरी, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों अब ये समझिए पहले कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है। संप्रदाय क्या है दोस्तों, धर्म जो होता है ना, जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब दोस्तों एक एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सभी दोस्तों संप्रदाय है। ठीक है, तो इनको संप्रदाय के आधार पर भी दोस्तों प्रतिनिधित्व दिया गया। फर्स्ट बार किनको मिला, मुस्लिम के लिए ये व्यवस्था किया गया, संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व। वैसे मैं अगर हिंदू हूं तो हिंदू के लिए दोस्तों, मुस्लिम हूं तो मुस्लिम के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इस आधार पर ये प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों ये सबसे पहले व्यवस्था किया गया था मुस्लिम के लिए, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि पहले सांप्रदायिक व्यवस्था मुस्लिमों के लिए किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कानून आया था दोस्तों, तो देखिए दोस्तों उसके बाद क्या है, भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1919। ये भी दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टार मार्क का दोस्तों अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 में को दोस्तों हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों कब आया था या कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों 1919 इसका आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो पूछा जाए तो 1909। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों मार्ले मिंटो, ठीक है, और दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड।
उस इसमें क्या हुआ, सबसे जरूरी का प्रत्यक्ष चुनाव का प्रणाली हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई दोस्तों। मतलब कि आप डायरेक्ट जाकर के कोई भी आदमी, जैसे यहाँ पर निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, एक छोटा सा प्रणाली को शामिल किया, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को मतलब किसी को कोई डायरेक्ट वोट दे रहा है, उस प्रकार से हम जैसे किसी को चुनाव करना है तो मैं डायरेक्ट चुन रहा हूँ, उसी को प्रत्यक्ष जो दोस्तों बोला जाता है। कि मैं खुद, जैसे मुझे प्रधानमंत्री के लिए चुनना है तो मैं खुद जाकर के वोट दे रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति के लिए मैं नहीं वोट दे रहा हूँ, मेरे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो वोट दे रहे हैं। तो वो तो जनता के द्वारा हुए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइएगा दोस्तों, ये आपको क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं इधर। यहाँ पे अब और क्या सुधार हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ और जरूरी था, तो दोस्तों देखिए कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। हम क्या बोले दोस्तों, यहाँ पर देखिए मार्ले मिंटो सुधार में दोस्तों यहाँ पर शुरुआत किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी मुस्लिम समुदाय के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में दोस्तों इसका विस्तार किया गया, बढ़ाया गया और दूसरे धर्मों के लोगों को भी शामिल किया गया। कौन कौन से धर्म शामिल हुए दोस्तों, सबसे पहले सिख शामिल हुए, उसके बाद भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया, उसके बाद आंग्ल भारतीय को शामिल किया गया, जो इंग्लैंड से आकर के भारत में बसे थे उनका, उसके बाद यूरोपियों को दोस्तों शामिल किया गया। जैसे कुछ लोग अगर यूरोप के किसी भी देश से आकर के बसे हुए थे उनको, तो उनके लिए दोस्तों किया गया। तो जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दोस्तों संप्रदाय का विस्तार हुआ तो कितने धर्मों को शामिल किया गया था, याद रखना है, 1 2 3 4 को किया गया था। फर्स्ट बार मुस्लिम का किया गया था। सभी को दोस्तों दिमाग में रखना है अच्छे से, इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा 1 सेकंड पानी पी लेते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में और क्या जरूरी कार्य हुए हैं। तो दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। अब ये द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, तो देखिए दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था वो है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी केंद्र में है लोकसभा राज्यसभा, 2 सदन है, तो उसी को द्विसदनीय व्यवस्था बोलते हैं। तो केंद्र में उस समय भी 2 सदन बना करके द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है बहुत, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि प्रांतों में द्वैध शासन से क्या मतलब है। इसका दोस्तों बहुत आदमी को ये पता ही नहीं चलता द्वैध शासन का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं। द्वैध शासन का मतलब कि दोहरा, द्वैध मतलब दोहरा, यानी कि दोहरा शासन हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से, ये समझिए। जैसे देखिए एक होता था दोस्तों आरक्षित और एक होता था दोस्तों विभाग हस्तांतरित। आरक्षित विभाग के लिए जो दोस्तों कानून वगैरह बनती थे या कोई नियम बन रहे हैं तो उसमें गवर्नर शामिल होते थे, ठीक है, और उसकी परिषद यानी कि गवर्नर और उनको परिषद जो दिया गया था उनको हेल्प करने के लिए वो शामिल होते थे उसमें। यहाँ पर ये हो गया, तो ये किस में आ जाता था, आरक्षित में आ गया। ये आरक्षित है उनके लिए, इतना बात है, गवर्नर के लिए आरक्षित हो गया, इस पर गवर्नर और उनकी परिषद इस पर कानून बनाएंगे, ठीक है, जो विषय इनको मिला गया। तो ये हो गया एक, दोहरा में से एक ये हो गया। दूसरा की बात करें तो गवर्नर इसमें भी शामिल रहेंगे हस्तांतरित में, ठीक है, गवर्नर इसमें भी रहेंगे, क्योंकि गवर्नर किसी भी दोस्तों उस वक्त कोई अगर प्रांत है तो उसका वो बहुत हेड होते थे, वो तो यहाँ शामिल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर भारतीय मंत्री जो परिषद में होते थे उनको यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है, भारतीय मंत्री को शामिल किया गया। एक हो गया, 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर द्वैध शासन बोला जाता है कि कुछ पर कानून जो है दोस्तों गवर्नर और उनकी परिषद बना रहे हैं और कुछ नियम पर कानून दोस्तों गवर्नर और भारतीय मंत्री बना रहे हैं। दोस्तों आरक्षित विषय पर जो कानून बनते थे उसके लिए दोस्तों उनको सदन में जाकर के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी कि मैंने इस प्रकार से कानून बनाया है, ऐसे ऐसे कुछ उसको जवाब नहीं देना है। लेकिन हस्तांतरित विषय पर जब कानून बनते थे तो गवर्नर को और भारतीय मंत्री को परिषद में, जिसको बोला जाता था परिषद, विधान परिषद में जाकर के जवाब देना होता था कि इस प्रकार से कानून बने हैं, इस प्रकार से लागू होंगे, इस प्रकार से चलेंगे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता। लेकिन आरक्षित विषय पर नहीं करना पड़ता।
द्वैध शासन का मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों अपने पास भारत शासन अधिनियम 1935। यह भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या हुए जानते हैं। सबसे पहला दोस्तों है कि संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। संघात्मक सरकार की व्यवस्था से क्या मतलब है दोस्तों? संघात्मक मतलब कि दोस्तों देखिए एक संघ है, जैसे कि भारत एक संघ है, तो ये संघ है, यहाँ पर मान के चलिए कि ये दोस्तों संघ में ये शासन व्यवस्था चलाने के लिए बनाए गए हैं, तो इनके तहत जो है यही दोस्तों शासन व्यवस्था चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों संघात्मक का ही मतलब, मान के चलिए कि हम एक बहुत बड़ा देश है, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहां पर अनेक राज्य है, तो दोस्तों यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है। तो संघ में तो एक सरकार है ही, लेकिन राज्य में भी जाइएगा तो एक राज्य दोस्तों एक देश के तरह ही कार्य कर रहा है, वहां पर भी एक सरकार है, वहां पर भी एक मुख्यमंत्री है, जिसके धुरी के तहत वही दोस्तों शासन व्यवस्था देखते हैं। और दोस्तों वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी है, राज्य के भी जितना भी सरकार है ये वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी है, तो वह संघ के प्रति उत्तरदायी हो गए, तो वही संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब दोस्तों आगे आएंगे तो यहाँ पर है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन दोस्तों यहाँ पर प्रांतों में प्रणाली शुरुआत किया गया था दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में द्वैध शासन शुरुआत किया गया था प्रांतों में। और दोस्तों यहाँ पर भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1935 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया, प्रांत से द्वैध शासन को हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको संघात्मक सरकार की व्यवस्था आ गई थी। तो संघ में एक सरकार और राज्य में एक ही सरकार, एक ही व्यवस्था के तहत सरकार चलेगी, तो संघ के प्रति उत्तरदायी होगी। तो प्रांत में दो व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, तो उसको समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ जिसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए दोस्तों, जो हम बताएं आपको, एक केंद्र में सरकार है, एक देश है जिसके केंद्र में सरकार है, छोटे छोटे राज्य हैं, वहां पर एक एक सरकार है। तो एक तो सरकार ये हो गई और एक सरकार राज्य सरकार की हो गई, ठीक है दोस्तों। कि जैसे मान लीजिए ये एक मोटा कॉलम है जिसको हम केंद्र सरकार मान रहे हैं, स्केच को, ये पतला कॉलम है, इसको मान रहे हैं राज्य में सरकार। तो एक तो ये सरकार हो गई और एक ये सरकार हो गई, तो दो सरकार दोस्तों, एक ये है और एक ये है। तो केंद्र के ये भी दोस्तों केंद्र के प्रति उत्तरदायी है, ये जाकर के यहाँ जवाब देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से द्वैध शासन केंद्र में हो गया, दो सरकारें तो द्वैध शासन केंद्र, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखिएगा द्वैध शासन का मतलब केंद्र समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया 1935 ईस्वी में। ये दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आ जाइए। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार यहाँ पर भी किया गया, ठीक है दोस्तों। शुरुआत किया गया था जब सांप्रदायिक निर्वाचन का दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले मुस्लिम के लिए व्यवस्था किया है। जो फिर विस्तार किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, तो उसमें दोस्तों आपको भारतीय ईसाइयों, सिखों, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों को शामिल किया गया। और फिर दोस्तों जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, तो उसमें भी दोस्तों आपको संप्रदाय का विस्तार किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, जिसमें दोस्तों दलित जाति को, महिलाओं को और श्रमिक यानी कि मजदूरों को शामिल किया गया। यानी कि जो भी यहाँ पर वंचित लोग थे उसमें को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर दोस्तों शामिल किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ ताकि सबकी भागीदारी तय हो सके, निर्वाचन में हर कोई भाग ले सके, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं भी वोट कर सकता है। ये सब व्यवस्था यहाँ पर सांप्रदायिक के तहत दोस्तों शामिल किया गया। उसके बाद आगे आएंगे दोस्तों, तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की। संघीय न्यायालय से ये मतलब है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर संघ में एक न्यायालय है दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था किया गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी हुआ कि बर्मा जो देश था, बर्मा देश को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है कि बर्मा देश किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत से अलग हो गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों हो गया कार्य 1935 का। अब हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हम लोग लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं दोस्तों।
तो इसको क्या हुआ कि इसमें जो व्यवस्था किया गया कि 2 डोमिनियन राज्यों का गठन। अब ये कहिएगा कि डोमिनियन राज्य क्या है, हम इसको डोमिनियन क्यों कह रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन जिस पे शासन करता था उसको वो डोमिनियन बोलता था, ठीक है। जो भी उसके राज्य थे उसको डोमिनियन बोलता था। तो यहाँ पर पहले तो एक ही डोमिनियन था जिसको हम लोग इंडिया के नाम से, भारत के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आजाद करने की बात आई तो एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। तो एक डोमिनियन पाकिस्तान हो गया और एक डोमिनियन अपना देश भारत हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से 2 डोमिनियन की व्यवस्था का गठन किया गया दोस्तों इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कार्य हुआ यहाँ पर वो देखिए कि भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया। जैसे कि भारत में जो शासन कर रहे थे ब्रिटेन के सम्राट, तो उनको भारत के सम्राट के तौर पर भी बोला जाता था। तो उस शब्द को समाप्त कर दिया गया क्योंकि भारत का वो सम्राट नहीं रह गए थे, वो एक आजाद देश बन गया था। तो उस शब्द को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाएंगे तो नेक्स्ट में है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। मतलब इस अधिनियम के तहत ये लिखा गया था कि 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत एक स्वतंत्र देश बन जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो एग्जैक्ट डेट जो था वो 15 अगस्त 1947 को भारत को इस अधिनियम के तहत स्वतंत्र कर दिया गया। और उसके बाद आगे दोस्तों जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चली उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसके आगे क्या क्या प्रक्रिया हुई और कैसे कैसे व्यवस्थाएं चेंज होते गई, हमारा संविधान बना, कैसे बना। ये दोस्तों हम लोगों ने एकदम शुरुआत से उठाया था, ठीक है। इसका एक वीडियो और चैनल पर मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में हिस्ट्री, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र का क्लास डेली बेसिस पे चल रहा है, तो दोस्तों जो जुड़ के उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।